जय हिंद। और हम लोग आज पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए केमिकल जो रिएक्शन जो हुआ, केमिकल रिएक्शन तो केमिकल मीन्स होता है रासायनिक, जो इसके परमानेंटिंग चेंजिंग होता है, इस परमानेंट चेंज हो जाता है। मतलब कि एक बार बनने के बाद यह मतलब कि हमेशा रह जाता है, यही मतलब कि एक बार बन गया तो हमेशा के लिए रहेगा। इसमें एक नया प्रॉपर्टी चेंजिंग आता है। अब इसका रिएक्शन कर रहा था, मान लीजिए दो या दो से अधिक जो भी एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्शन करता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है नहीं, तो उसको हम लोग रिएक्शन करते हैं। जब एक दूसरे से रिएक्शन करता है तो वह रिएक्शन होता है एंड इक्वेशन। जब इसको हम लोग मान लीजिए फार्मूला सिम्बोलिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लेफ्ट की तरफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर हम डिनोट करते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट एरो के साइन से करते हैं, तो उसको हम लोग इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे कि सोडियम रिएक्शन कर लिया, सोडियम रिएक्शन कर रहा है आपका वाटर से रिएक्शन कर लिया, तो वाटर से रिएक्शन किया तो आपका यह बनाया आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और यह H2O गैस आपको रिमूव किया। तो यह आपका जो यह सिंबल है, यह सोडियम का सिंबल है, यह आपका वाटर का मोलिकुल्स का यह सिंबल है। यह एरो के साइन जो डिनोट कर रहा है कि क्या था, यह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर यह जा रहा है। यह इंडिकेट कर रहा है कि गैस जो इन्वॉल्व हो रही है और यह एक कंपाउंड बना, तो यह एक नया चेंजिंग हुआ। तो इसलिए बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन इन इक्वेशन के बारे में देखते हैं। तो इसमें नया चेंजिंग आता है, एक नया फार्मूला इसमें बनता है और एक नया प्रॉपर्टी भी मिलता है। अब कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, ये प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस के दौरान एक नया सब्सटेंस और नया प्रॉपर्टी फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम देखें अब क्या, जैसे सोडियम रिएक्शन किया वाटर के साथ, तो बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। उसी तरह तो हाइड्रोजन गैस इसमें बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, जो एक नया प्रोडक्ट बना हुआ। मतलब उसका प्रॉपर्टी जो है रिमेनिंग जो था, पहले सोडियम था और यहाँ सोडियम जो था आपका, सोडियम और यहाँ वाटर है आपका, दोनों का प्रॉपर्टी एकदम, मतलब देखते हैं कि सोडियम जो है यहाँ पर इसका जो आपका सोडियम एक अलग है, वाटर अलग है। एक नया प्रोडक्ट जो बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर जो रिलीज किया एकदम नया बना हुआ है। तो यही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें जो बनता है केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, वह रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट किया हुआ इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बना हुआ है वो प्रोडक्ट बोलते हैं। जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। अब कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम जो है आपको, मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से रिएक्शन किया हुआ है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यहाँ से हम बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ से बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन का एटम आपका 2 है, और यहाँ पर एक है, तो इसको 2 है इसमें, यहाँ पर 1 है, तो बैलेंस को 2 इसमें कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो गया आपका। तो ये आपका बना, आपका यह रिएक्टेंट साइड हो गया, यह आपका रिएक्टेंट साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। ये इंडिकेट कर रहा है रिएक्शन से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर प्रोसीड कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। तो आप जब समझ गए कि कहा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मैग्नीशियम जो है का ऑक्सीजन में जब बर्न किया, जला, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे, एक नया कंपाउंड दे, इसका करेक्टर ही नया प्रॉपर्टी मिला, एक नया परमानेंट चेंजिंग इसमें आया। अब कह रहा है इसके बाद, अब केमिकल का इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मतलब कि करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें आपको होता है, फर्स्ट आपको मिलता है इन एलिवेशन ऑफ गैस, मतलब इसमें गैस इन्वॉल्व होता है, मतलब गैस इसमें रिलीज करता है। देखिए अभी जस्ट फार्मूला लिखे हैं, तो उसमें जो आपको निकाला है वाटर, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हुआ है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब एक नया सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस बनता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, मतलब कि बनने के बाद वह प्रोडक्ट से अलग हो जाता है। उसके बाद वह रिएक्शन में वह प्रोडक्ट जो बन गया है उसमें रिएक्शन नहीं कर पाता है। जैसे कि मान लीजिए हम सिल्वर क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड,
तो बनाएगा लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड ये बन गया। तो लेड आयोडाइड जो बन गया आपका है लेड आयोडाइड, तो यह जो है मतलब कि ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया, या प्रेसिपिटेट आउट मतलब कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट जो बन गया ये अलग हट जाएगा, मतलब कि जो प्रोडक्ट बना इसके एक अलग मतलब कि उसमें से हट जाएगा, जो मतलब कि अब वह रिएक्शन में पार्टिसिपेट अब नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यह बोल दें कि प्रेसिपिटेट आउट हो गया। तो प्रेसिपिटेट आउट होता है कुछ, उसके बाद जो होता है आपका चेंज इन कलर, उसमें कलर में चेंजिंग आता है। हो सके उसमें ब्राउन येलो कलर का, जैसे मान लें कि हम देखते हैं आयरन में जंग लगता है तो उसमें कलर में चेंजिंग आ जाता है, तो उसमें कलर में चेंजिंग आता है। चेंज इन टेम्परेचर, उसमें तापमान में बदलाव आता है। जैसे कि हम लोग जैसे भोजन डाइजेस्ट होता है तो भोजन डाइजेस्ट करने के दौरान जो होता है हमारा शरीर का तापमान उसमें बढ़ जाता है। इसका मतलब कि हमारा वो भोजन डाइजेस्ट हो रहा है उसमें से एनर्जी कुछ रिलीज होता है, तो उसमें टेम्परेचर में चेंजिंग होता है, बदलाव आता है। क्योंकि जो मान लें कि जो ये टेंट है, जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा था, उसको मान लें कि उसका इंटरनल एनर्जी कितना है, टेम्परेचर कितना है, और उसका इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर कितना है, इंटरनल टेम्परेचर दोनों को एवरेज मिला के लाता है, तो वह कहता है टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाता है। चेंज इन स्टेट, और उसमें स्टेट अवस्था में होता है, कभी लिक्विड में होता है, गैस में होता है, सॉलिड में होता है, और कहा था एक्वस में होता है। तो उसमें स्टेट में भी चेंजिंग आता है। जैसे कि मान लीजिए हम देखते हैं कि वाटर जब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जब रिएक्शन किया आपका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो ये भी गैस में है और ये भी गैस में है, और जब रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट जो बना है आपका यह लिक्विड में आ गया। तो इसका मतलब कि यह कहा था यह गैसीय स्टेट में था, हाइड्रोजन भी गैसीय स्टेट में था, और यह जो वाटर बना एक लिक्विड स्टेट में बना, मतलब कि कहा था स्टेट चेंज कर लिया, इसका प्रॉपर्टी पूरा का पूरा चेंज हो गया। इसे केमिकल रिएक्शन ये बोलेंगे। तो आप समझे होंगे कि मतलब कि इसमें जो होता है इसमें गैस पहला में गैस इन्वॉल्व होता है, उसमें फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट होता है, और का चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, मतलब कि यह आपका केमिकल रिएक्शन में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि केमिकल रिएक्शन होने के में क्या का बदलाव होता है केमिकल रिएक्शन में। अब जैसे कि देखते हैं कि मान लें कि हम केमिकल गैस इन्वॉल्व करते हैं, अभी जस्ट हम देखिए इक्वेशन दी है कि जब मान लें सोडियम को हम क्या करेंगे, वाटर में डाल देंगे ठंडा पानी में, तो ठंडा पानी में डाल देंगे तो उसमें से गैस इन्वॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, गैस इन्वॉल्व हुआ उसमें। अब हम दूसरा देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि अब कह रहा है कि चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर जो है कह रहा है कि चेंज इन कलर सम रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है जिसमें चेंज इन कलर चेंजिंग आता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको चेंजिंग कलर दिखाई देता है, पोटेशियम डाइकार्बोनेट है सॉल्यूशन में, ऑरेंज कलर क्या है। जब इसमें कहा था थोड़ा सा कहा था यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस पासिंग थ्रू द पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ऑरेंज कलर द पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन चेंज इनटू द ग्रीन, तो यह ग्रीन कलर का हो जाता है। जब इसके साथ हम क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब हम इसमें क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड पास करवा दिए तो इसमें चेंजिंग आएगा कलर, इसमें क्या आ गया आपका चेंजिंग आ गया कलर में, इसमें मतलब कलर में भी चेंजिंग आता है। अब कह रहा है दूसरा कह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर सेम केमिकल रिएक्शन आता है कैटेगराइजेज बाय द चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि उसमें तापमान में बदलाव आता है। जैसे कि मान ली ध्यान देंगे हम, जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि आपको है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम इसको हीट देते हैं तो टूटता है। तो जब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, लाइम वाटर, तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये चूना जो होता लगता है इसमें गर्म पानी का तो रिलीज होता है, हीट रिलीज करता है। जैसे हम क्विक लाइम डालेंगे, तो क्विक लाइम जब डालेंगे हम पानी में तो लगता है उसमें से एनर्जी रिलीज करता है। इसका मतलब कि वह एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसके बोलेंगे कि टेम्परेचर में इसमें बदलाव आ रहा है। उसके बाद हम लोग छुएंगे तो इसमें लग रहा है कि गर्म हो गया, जो मान लीजिए हम कंटेनर में रख रहे हैं तो उसमें लगता है कि वो मतलब गर्म हो गया। इसका मतलब कि उसमें बदलाव मतलब कि टेम्परेचर में चेंजिंग आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बीकर में दिया हुआ है, तो बीकर यहाँ पर क्या था क्विक लाइन में डाल दिया गया, उसके बाद क्विक लाइन में क्या कर दिया गया, इसमें पानी डाल दिया गया,
पानी डालने के बाद हम जब टच करेंगे, इसमें टच किया जाएगा तो इसको हमको मालूम चलेगा कि इसका जो सिक लाइम जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना हुआ है वह एक मतलब सब्सटेंस तो बनिएगा एक कंपाउंड, बट उसको हम जो कंटेनर को छुएंगे, टच करेंगे तो वह गर्म लगेगा, बट पहले गर्म नहीं था। इसका मतलब कि यह हीट रीच किया हुआ है, इसका मतलब ताप टेम्परेचर में बदलाव आया है। इसके बाद बता सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि क्या जब केमिकल रिएक्शन होता है उसमें टेम्परेचर में बदलाव आता है। जैसे कि हम लोग दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपको घर में जो होता है बर्तन, जैसे कंटेंसिल कोई रिएक्शन मतलब कि टेंसिल हम लोग गर्म बैठाते हैं फ्लेम पर, तो कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है। तो गर्म होता है, जब देखते हैं कि उसमें क्या जो लाफ मार रहा है फ्लेम, तो वह कहता है उसको गर्म कर दिया। पहले वो ठंडा था बट उसका अचानक क्या होता है गर्म हो गया, तो देखते हैं क्या होता है कहाँ से आया। वह फ्लेम जो जल रहा है वह केमिकल रिएक्शन किया और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया और एक नया कंपाउंड बनाया, उसके साथ हीट दिया, एनर्जी दिया, चेंजिंग टेम्परेचर में चेंजिंग ला दिया। तो बोलेंगे कि क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के समय जो होता है टेम्परेचर में बदलाव आता है। दूसरा आता है चेंज इन स्टेट। देखते हैं हमको मान लीजिए बहुत सारा मतलब चीज़ चलता है, जिससे मान लीजिए हम लोग को हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, दोनों रिएक्शन करके यह लिक्विड बना दिया, हाइड्रोजन गैस का था वाटर बना दिया, H2O बना दिया। तो यह जब ये भी गैस था, ये भी गैस था, और दोनों का था यह आपको, यह हाइड्रोजन गैस था और ऑक्सीजन भी गैस था, दोनों रिएक्शन करके बना दिया यह आपको। तो इसका मतलब कि बोलेंगे ये स्टेट में भी चेंजिंग आता है। जैसे हम लोग कंबसन ऑफ क्या था कैंडल को हम जलाते हैं, तो कुछ कैंडल का होता है कि वह जल कर का सीधे का होता है वह लाइट रिलीज करता है, और कुछ का होता है वह सीधे गैस बन जाता है, और कुछ का होता है मतलब कि पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो उसमें स्टेट में चेंजिंग आता है। तो कुछ तो जल जाता है तो उसको मतलब कि वह ख़त्म हो जाता है, और कुछ पार्ट का होता है पहले मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद वो उसके साथ मतलब कि जो डोरा लगाया रहता है, जो कहा था मतलब कि एयर लगाया रहता है, उसके साथ माध्यम से चल जाता है और जल जाता है। तब पहले उसको कहा था सॉलिड से लिक्विड में बदला, इसका मतलब कि स्टेट में बदलाव आता है उसमें। अब यह आप समझ में आ गया कि यह पांचों जो आपका करेक्टर जो हैं यह केमिकल रिएक्शन में बदलाव अक्सर दिखाई देता है। अब आते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन बताते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बॉलिकली एंड फॉर्मेटिकली, जब केमिकल रिएक्शन को हम लोग जब हम लोग आकर केमिकली और फॉर्मेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट से राइट हम जाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या एरो को साइन देते हैं, तो उसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो केमिकल कह रहा है कि मेथड रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला एंड डिनोटेड बाय रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बाय एरो साइन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को रिएक्टेंट को फार्मूला से और प्रोडक्ट को जब फार्मूला या सिंबल से डिनोट करते हैं उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। लेफ्ट से राइट जाने के लिए हम लोग का डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वह का एरो के साइन इंडिकेट करवाते हैं, इसलिए अब ये बताता है कि यह आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहा है। अब मान लें कि इसको हम लोग और इजी, इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग आसानी से छोटे से पेजों में पूरा हम डिटेल जान जाते हैं, और क्या था यह हम लोग शॉर्ट टाइम में हम बहुत सारे इसमें हम लोग का इसको हम लोग नॉलेज को प्राप्ति कर लेते हैं, इसलिए इससे बहुत सारा लाभ भी होता है। इसमें तो बहुत सारा हानि भी होता है, जिससे कि मान लें कि यह स्टेट के हम लोग मालूम नहीं चलना पड़ता, याद करना पड़ता है कि किस स्टेट में है, और ये भी हम लोग नहीं मालूम पड़ता है कि कौन जो कितना रिएक्शन किया हुआ है, यह मेरे को मालूम रियली में नहीं मालूम पड़ चलता है। वो हम लोग आकर के हम लोग एक्सपेरिमेंटली हम लोग लिखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली मान हम लोग निकाल कर देखते हैं, बल्कि फॉर्मेटिकली मान अगर देखा जाए तो इसको हम लोग नहीं मिल पाता है, तो ये आपका एडवांटेज है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसका मास लिखेंगे और इसका मास लिख के रिएक्टेंट के साइड लिखेंगे, तो इसका अगर प्रोडक्ट के साइड लिखते हैं तो दोनों हम बैलेंस करते, यह आपका एक्सपेरिमेंटली हुआ, और हम लोग एक्सपेरिमेंट के आधार पर चल रहे हैं। बल्कि अगर हम फॉर्मेटिकली आधार पर अगर चले जाए तो ये हम लोग बता नहीं पाता है। ये हम लोग का याद रखना पड़ता है कि जो जिंक होता है सॉलिड स्टेट में रहता है या लिक्विड स्टेट में रहता है। जिंक ऑक्साइड आपका क्या होता है सॉलिड स्टेट में हो गया या गैसियस स्टेट में हो गया, हमको यह याद रखना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है जब याद नहीं रखेंगे तो हम लोग को मालूम नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम लोग लैब में बैठे नहीं हैं, तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज यह है कि शॉर्ट का था छोटा सा पेज में पूरा लिख दिए, और क्या था शॉर्ट टाइम में क्या था पूरा हम जानकारी से अर्जित कर लिए।
यह आपको कहा था आपको एडवांटेज भी है। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, एक एडवांटेज और डिएडवांटेज दोनों मिलता है आपको। अब कहा था कि इसमें हम बैलेंस करने से फ़ायदा क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इसलिए मतलब कि बैलेंस किसे कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करने से हमको एडवांटेज क्या होता है, तो क्या करते हैं रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है एलिमेंट, बैलेंस इक्वेशन को पहले देखते हैं। बैलेंस इक्वेशन कह रहा है कि बैलेंस इक्वेशन इन द हैज बीन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। कह रहा है कि बैलेंस इक्वेशन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जो प्रोडक्ट बनाता है, बोथ साइड जो कहा था, जो एटम पार्टिसिपेट किया, जो एलिमेंट का एटम जो पार्टिसिपेट किया है बोथ साइड इक्वल है, तो वह कहा था हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। और जब बोथ साइड इक्वल नहीं रहता है तो उसको अनबैलेंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम H2 जो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, हाइड्रोजन जो है आपको, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वह बनाएगा आपका H2O। तो H2O जब बनाया तो अब देखेंगे यहाँ पर कि ये हाइड्रोजन का एटम जो है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम जो है 2 है, बट यहाँ पर यह रिएक्टेंट साइड था आपका, यह आपको कहा है रिएक्टेंट साइड है। अब प्रोडक्ट साइड को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन का एटम 2 है, ऑक्सीजन के एटम 1 है। अब दोनों देखेंगे 2-2, यहाँ पर 2-2 था, यहाँ पर 2-1 हो गया। इसका मतलब कि ये अनबैलेंस हुआ। अब बैलेंस ले हम लोग अनबैलेंस लेके हमका मालूम चलता है कि हम लोग यह पूरा डिटेल नहीं मालूम चल पाता है कि वो मतलब कि कितना रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट किया, क्या बना नहीं, पूरा हम लोग पूरा डिटेल जानकारी नहीं मिल पाता है अनबैलेंस ले, इसलिए हमको बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इंटीजर पार्ट से या फ्रैक्शन पार्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वह यहाँ डिवाइड करना पड़ता है। हम दो तरीका से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट से, चाहे इंटीजर पार्ट से, चाहे डिवाइड कर सकते हैं। जिसका कारण क्या होता है, आपको आंसर आपको अच्छे तरीक़ा से आ जाता है। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ये हम क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड कर देंगे, इसमें नहीं होता है। अब क्या करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका 2 है हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, दोनों एक साथ है। तो इसका करेंगे, इसको 2 ले मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया। अगर 2 इसी में मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब कहा था हमको इसमें जज करना पड़ता है कि हम रिएक्शन किस तरह का है और क्या हम करेंगे तो हम लोग को आएगा। तो कुछ थ्योरी हम बना सकते हैं कि मान लो कि एक था मतलब कि कंबाइंड फॉर्म में जो था तो हम लोग का बैलेंस कर लिया, और डिसोसिएटिव फॉर्म में अगर रहता तो थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता। अब लोग कि इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग नहीं बना सकते थे। तो याद है कि जैसे कि मान लीजिए हम कैल्शियम जो है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम देखिए, कैल्शियम आपका यहाँ पर जो है, आपको कैल्शियम ध्यान देंगे नहीं दिखाई दे रहा हो तो कैल्शियम ऑक्साइड देखिए यहाँ पर आपका 1 है, कैल्शियम जो ऑक्साइड जो आपका 1 है, यहाँ पर कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड देखें, कार्बन का यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो 3 है 2 है, और कार्बन 1 है। मतलब कि दोनों तरफ ये बैलेंस पहले ही से है। तो इसलिए हमें मालूम चल जाता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कितना किया था और कितना प्रोडक्ट बना। जिस कारण कि यह नहीं मालूम, हम लोग यह आसानी से कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस से बोलते हैं कि नहीं मास क्रिएट किया जाता है, नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए हम लोग बैलेंस हम लोग करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को थ्योरी जो दिया गया है वो हमेशा सटीक सही रहे। और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें हम पास करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनता है। अब देखिए इसमें ध्यान देना जरूरी है कि यह बैलेंस है कि नहीं। ये देखना, चेक कीजिए, चेक करना है कि यह बैलेंस, चेक कीजिए कि बैलेंस है कि
बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस चेक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, ध्यान देंगे यहाँ पर आपको रिएक्टेंट साइड जो है, रिएक्टेंट साइड का जो एलिमेंट है कैल्शियम 1 है, कैल्शियम का एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये 4 को लिया हुआ है। इधर क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्रोडक्ट के साइड लिख दीजिए। यहाँ पर इसका जो रिएक्टेंट साइड 1 है कैल्शियम, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 2 4 हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ पर 1 है। प्रोडक्ट साइड देखिए कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, ऑक्सीजन जो हो गया यहाँ पर 4 हो गया, और कार्बन यहाँ पर 1 है। तो देखिए यह आपको लग रहा है कि यह बैलेंस है, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ बैलेंस है, तो इसे हम बोलेंगे यह बैलेंस इक्वेशन है। समझ गए, बैलेंस इक्वेशन है। अब इसमें कोई हमको मान लगे मल्टीप्लाई, एक्सटर्नल मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बट आगे चल के हम देखते हैं कि पोटेशियम जो है आपका, पोटेशियम जैसे पोटेशियम क्लोरेट जो है, पोटेशियम जो क्लोरेट है, अगर इसको हीट कर रहे हैं तब पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन देता है। अब देखिए इसमें जो है, यहाँ पर जो पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर हो गया, बट यहाँ पर 3 गो ऑक्सीजन है, 3 गो ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हम 3 से गुना कर दे रहे हैं तो 6 हो गया, इसमें 2 से गुना कर दे रहे हैं तो ये भी 6 हो गया, अब ये भी 6 हो गया। अब बचा है में पोटेशियम जो आपका 1 है, यहाँ 2 हो गया पोटेशियम, यहाँ क्लोरीन भी 2 हो गया, तो क्या करें 2 ले हमको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो अनबैलेंस रिएक्शन था बैलेंस हो गया। तो देखिए इसमें बैलेंस अनबैलेंस को बैलेंस करने के पहले हम लोग देखना पड़ता है कि रिएक्टेंट साइड कितना है, प्रोडक्ट साइड कितना है। हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हम लोग क्या था, पूरे ग्रुपिंग जो एलिमेंट के जो ग्रुपिंग है वो एक जैसा हो जाए, जो प्रोडक्ट के साइड है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। और आपको ये समझ में आया होगा तो आपको मतलब कि इसको मतलब कि अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है ना, आज हम जो वीडियो बनाए हैं इसको नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू बढ़ाएंगे। तब तक जाने की मेरे को अनुमति दीजिए। जय हिंद।